हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कराया था एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन थी। आज हम कर रहे हैं अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बेटा? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से भी डिवाइड होती हैं, अपने आप से भी डिवाइड होती हैं और दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड होती हैं। तो संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएँ जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 एक से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये अपने आप से तो डिवाइड हो रहा है, एक से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन उनके अलावा ये 2 और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर 10 है तो 10 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं और 1 से भी कर सकते हैं। तो 10 क्या है? हमारी भाज्य संख्या। उसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक के अलावा और अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। तो ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से, इन दोनों को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, वे हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पर ये सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो या तो एक से डिवाइड होंगी या अपने आप से डिवाइड होंगी, इसके अलावा वो किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। जैसे 2 को हम 2 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 से या 2 से कर सकते हैं। ऐसे ही 3 को हम 3 से कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं, 5 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और से नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं 17 देखूँ तो 17 को भी हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी और संख्या से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याएँ जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती, वे हमारी अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। देखो यहाँ दोनों डेफिनेशंस में मैंने यही लिखा था, संख्या एक के अतिरिक्त। संख्या एक के अतिरिक्त यानी कि संख्या एक को छोड़कर जो बाकी की संख्याएं हैं वे हमारी भाज्य होंगी या फिर अभाज्य संख्याएं होंगी। तो संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। दूसरा पॉइंट है कि संख्या 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 हमारी सबसे छोटी भी है और अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। यानी कि ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या भी हो गई और सम संख्या भी हो गई और अभाज्य सबसे छोटी भी हो गई। और यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सम संख्या 4 है। कि पहले हमने अभाज्य संख्या की बात की तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, लेकिन सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 एक ऐसी सम संख्या है जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो गई? भाज्य सम संख्या हो गई। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी होगी? 9, क्योंकि 3 जो है वो भी अभाज्य होगी, 5 भी अभाज्य होगी, 7 भी अभाज्य होगी, लेकिन 9 जो क्या है वो है भाज्य विषम संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक वह संख्या। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि 7 है तो 7 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? या तो 7 से कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, 1 और 7। लेकिन हम क्या करते हैं? 1 को लिखते नहीं हैं, क्योंकि 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। इसलिए किसी भी संख्या को जब हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो हम उस समय 1 का प्रयोग नहीं करते, खाली उसी संख्या का करते हैं जो हमारी अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट है हमारा गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे हम वृक्ष के रूप में लिखें
वो हमारा गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 56 लिया है, 56 के मैंने यहाँ पर गुणनखंड कर दिए, पहले इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 28 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 14 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 7 आया, फिर 7 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो यहाँ पर 56 का जब हमने वृक्ष बनाना है, गुणनखंड वृक्ष बनाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 56, फिर 56 को हमने 2 से डिवाइड किया था, 2 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास 28 आया, तो 56 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 और 28। फिर 28 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 14 आया, तो 28 के जो हमारे गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 और 14। फिर यहाँ पर 14 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास यहाँ 7 आया, तो जो 14 के गुणनखंड होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 और 7। लेकिन आगे हमने 7 के नहीं लिखे, क्योंकि 7 और 1 जो है वो हम 1 को हम अभाज्य गुणनखंड नहीं मानते हैं, क्योंकि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए 7 को हम 7 और 1 में नहीं दिखाएंगे। यहीं पर हम अपना जो वृक्ष है वो ख़त्म कर देंगे। तो इन 56 के ये जो हमने गुणनखंड बनाए हैं उसको जब हम ऐसे फैक्टर्स के रूप में लिखेंगे, वृक्ष के रूप में एक वृक्ष बनता हुआ दिखा देंगे, तो इसको हम कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। तो 56 के जो गुणनखंड हैं वो क्या बने थे हमारे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की शक्ति 3, क्योंकि 2 यहाँ पर कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की शक्ति 3 गुना 7। ये क्या है, हमारे अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया कि अभाज्य संख्याओं की कितनी घात भी है। जो ज़्यादा बार आता है उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। ये क्या है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। नेक्स्ट है हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या जो है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मैंने 56 लिया था, तो 56 को मैंने क्या कर दिया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 में जब डिवाइड किया, तो ये सारे जो गुणनखंड आए हैं ये हमारे कौन से गुणनखंड थे, अभाज्य गुणनखंड थे। तो ये हमारी भाज्य संख्या है, 56 जो है वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 10। 10 जो है वो एक भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य संख्या को मैंने यहाँ तो मैं 2 गुना 5 लिख सकती हूँ, यहाँ मैं 5 गुना 2 लिख सकती हूँ। तो ये जो होंगे ये क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, और ये 10 क्या है हमारी भाज्य संख्या। तो यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जो क्या कहती है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याएं अगर हमें दी जाएं तो हमने कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से उनका लस और मस ज्ञात करना है। तो संख्याओं को अभी हम देखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब आपको दी जाती हैं तो उसका लस और मस हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहले उसके भाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर हम उसका लस और मस निकालेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमें संख्याएं दी हों तो और उनके मस और लस भी दिए हों तो उनके बीच में क्या संबंध है। तो अगर कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक हमें दिए गए हैं, 2 संख्याएं दी गई हैं ए और बी, और उन संख्याओं के हमें मस और लस भी दिए गए हैं, तो उनके बीच में क्या संबंध होता है। जो उन दोनों संख्याओं का मस है और जो उन दोनों संख्याओं का लस है, अगर उनका गुणनफल किया जाए और उन दोनों संख्याओं, जो हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का भी गुणनफल किया जाए तो लस गुणा मस का गुणनफल और ए और बी का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहीं से हम दूसरे फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से मस निकालना है तो 2 संख्याओं का गुणनफल को हम अगर लस से भाग कर दें तो हमारा मस निकल आता है। और अगर हमें लस निकालना है तो अगर हम दोनों संख्याओं के गुणनफल को मस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास लस आ जाते हैं। तो अगर हमें 2 संख्याएं दी जाती हैं तो हम उनके लस और मस जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें क्या करना है,
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये बहुत ईजी है, आपने पहले भी किए हुए हैं छोटी क्लासेस में। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं करके दिखा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। 140 दिया हुआ है, 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 35 आ गया। फिर 35 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 7 आ गया। 7 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आ गया। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे पास क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 हमारे पास 2 बार आया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। तो ये आ गया हमारे पास 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7। ये क्या है, हमारे घात के रूप में हमने इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसके बाकी के पार्ट्स बेटा आप खुद करोगे, सिंपल है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें सिर्फ इसके गुणनखंड बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कराया, बाकी के आप करोगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के म स और ल स निकालने हैं और जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो म स और ल स के बराबर होता है। तो हमें दो संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पर, 26 और 91। तो 26 और 91 के हम गुणनखंड करेंगे। दोनों संख्याओं के हमने अलग अलग से गुणनखंड किए। 26 को 2 से डिवाइड किया, 13 आया। 13 को 1 से किया। ऐसे ही फिर 91 जो है उसको हमने 7 से डिवाइड किया, 13 आया। 13 को फिर किया हमने, यहाँ पर 1 आ गया। तो 26 के गुणनखंड क्या बने हैं हमारे पास, 2 गुना 13। और 91 के गुणनखंड हमारे पास क्या बने हैं, 7 गुना 13। तो अब हमने दोनों संख्याओं के जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें इनके निकालने हैं म स अ और ल स अ। तो इन दोनों का जो ल स और म स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 26 और 91 का जो म स आएगा वो क्या आएगा, जो इन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या होगी, इसकी जो कॉमन संख्या होगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 13। 13 जो है वो दोनों में है, तो 13 क्या हो जाएगी, हमारा म स हो जाएगी। यानी कि जो हमारी कॉमन संख्या है, उभयनिष्ठ संख्या है, वो हमारी क्या हो जाएगी, इसमें म स हो जाएगी। और 26 और 91 का जो ल स निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी कॉमन वाली संख्या है उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और जो हमारी बची हुई संख्याएं हैं उनको भी हम लिखेंगे। तो कॉमन संख्या हमारी 13 है। उसके बाद हमारी कौन कौन सी संख्याएं बच जाती हैं, 2 बच जाती है और 7 बच जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 गुना 2 गुना 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 और 91 का जो ल स आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, 182। अब हमें इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे हम, सत्यापन के लिए हमें क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल करना है। दो संख्याएं हमें कौन कौन सी दी हुई थी, 26 दी हुई थी और 91 दी हुई थी। 26 और 91 को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2366। उसके बाद हमें म स और ल स को गुना करना है। म स हमारा 13 था, ल स हमारा 182 है। दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 2366। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया, इसको हमने समीकरण 2 ले लिया। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो हैं वो सेम है। तो हमारा दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो म स और ल स के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। तो इसका एक पार्ट मैंने करके दिखाया, बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के म स और ल स ज्ञात करने हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो मैं थर्ड का थर्ड पार्ट करवा रही हूँ यहाँ पे। थर्ड के थर्ड पार्ट में हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड किए हमने। तो यहाँ पर 8 को डिवाइड किया, ये गुणनखंड निकाले हैं। 9 के गुणनखंड है, यहाँ पर 25 के गुणनखंड है। तो 8 का गुणनखंड है हमारे 2 गुना 2 गुना 2। 9 के हैं 3 गुना 3 और 25 के हैं 5 गुना 5। तो अब हमें यहाँ पर म स निकालना है। म स मैंने आपको बताया था जो हमारी कॉमन संख्या होती है, तो कॉमन संख्या जो होती है वो हमारी म स होती है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इन तीनों संख्याओं में म स अ निकालने के लिए हमारे पास कोई कॉमन संख्या नहीं है। तो कॉमन संख्या अगर नहीं होती तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा। तो 1 तो हर जगह होता ही है। तो इसलिए यहाँ का जो म स होगा, इन तीनों संख्याओं का जो म स होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर हमारी तीनों में से कोई भी संख्या
जो है वो कॉमन नहीं होगी, तो म स क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद ल स निकालें। ल स में हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या को एक बार लिखते हैं और बाकी की जो बची संख्या होती हैं उसको लिखते हैं। तो कॉमन संख्या तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए हम ये सारी संख्याएं लिख देंगे। तो इन सभी संख्याओं को लिख के हमने इनका गुणा कर दिया, तो हमारा ल स क्या आ गया, हमारे पास 1800 आ गया। तो अब क्योंकि यहाँ पे भी मैंने नोट लिखा है, क्योंकि कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो म स है वो क्या आया है, इसका 1 आया है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आप खुद करोगे, उसमें आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं। तो 4th क्वेश्चन बेटा आप खुद करेंगे। 4th क्वेश्चन में आपको दोनों संख्याएं दी हुई हैं, उसका म स दिया हुआ है, उसका ल स निकालना है। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है ल स गुना म स के बराबर होता है, उसमें आप दोनों संख्याओं की वैल्यूज़ लगाओगे, म स की वैल्यूज़ लगाओगे, और तो वहाँ से आपका ल स निकल आएगा। उसके बाद मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यदि 6 की पावर n संख्या 0 के साथ समाप्त होती है, अगर हम ये मान लेते हैं कि 6 की पावर n संख्या 0 के साथ समाप्त होती है, तो आपको पता है जिस संख्या के पीछे 0 होता है, जैसे 10 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, तो ये जो संख्या होती हैं इनके पीछे 0 होता है। तो 0 के साथ जो संख्या समाप्त होती है तो वो 5 से विभाजित होती है। आप लोगों को ये पता है कि जिसके पीछे 0 होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर जो n है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 संख्या भी होनी चाहिए। अगर हम ये मान लेते हैं कि उसके पीछे 0 आएगा, क्योंकि अगर 0 आएगा तो 5 से डिवाइड होगी, अगर 5 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब 5 भी उसका एक गुणनखंड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 जो है वो अभाज्य संख्या होगी। परंतु यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हो तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको क्या मिलता है, 2 और 3 ही मिलता है। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3। अगर मैं यहाँ की 6 की पावर n है, यहाँ पे मैं 6 की पावर n में n की वैल्यूज़ 1 2 3 रखूँ तो 6 की पावर 1 तो 6 ही होगी, तो उसका गुणनखंड 2 गुना 3 हो जाएंगे। 6 की पावर 2 उसका मतलब क्या हो गया, 2 गुना 3 की पावर 2 होगी। 2 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 36 आ जाता है। ऐसे ही अगर 6 की पावर 3 ले तो इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो 216 आएगा। तो इन संख्याओं में किसी के भी पीछे जो है वो 0 नहीं आ रहा है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 6 की घात जो n है उसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही हैं। और अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय मैंने आपको बताई थी उसके अनुसार 6 के कोई और गुणनखंड नहीं हो सकते, 2 या 3 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कह दिया था कि अगर पीछे 0 आता है तो वो 5 से डिवाइड होगी, और तो 5 उसका गुणनखंड हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n के कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जिसके लिए 6 की पावर n का जो है वो 0 पर समाप्त होता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये दोनों क्या हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। और ये क्यों हैं ये हमें बताना है कि ये दोनों जो है वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। तो हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। पहली है हमारे पास 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13।
तो 7 गुना 11 गुना 13 को जब हम गुना करेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1001। उसमें जब ये 13 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 1014। 1014 के हमने क्या किया, यहाँ पर गुणनखंड करके दिखाए। जब गुणनखंड करके दिखाए तो जब इसके गुणनखंड हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, 1014 जो है वो एक भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या होगा तभी तो हम उसको विभाजित कर सकते हैं। तो क्योंकि 1014 संख्या जो है वो 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है, यहाँ पर ये 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 का गुणनफल है, 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए यह है क्या है, एक संयुक्त संख्या है, जुड़ी हुई संख्या है, इसलिए ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ऐसे ही हम इस वाले के लिए भी करके दिखाएंगे। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 को जब गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5040। 5040 में हम ये 5 प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5045। 5045 के गुणनखंड करेंगे तो वो आ गया हमारे 5 और 1009। तो 5045 के गुणनखंड बने हैं हमारे 5 गुना 1009। तो अब ये भी जो संख्या है वो 2 अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 5 और 1009 इनका गुणनफल है। तो ये भी एक संयुक्त संख्या होगी, इसका मतलब ये भी एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि भाज्य संख्या होगी तभी हम उसके अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद बेटा एक लास्ट क्वेश्चन